मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और एक श्रृंखला में चला रहा था दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की। तो अभी तक इसमें 4 वीडियो हमने अपलोड किए हैं जिसमें 10-10 क्वेश्चन करके टोटल 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। और ये श्रृंखला टोटल 20 वीडियो लेक्चर्स की होगी जिसमें 200 क्वेश्चन मिला करके होंगे। इसी रेफरेंस में ये 5वां क्लास है और इसमें भी हम 10 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। ये पहला सवाल है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 91 के अंतर्गत दस्तावेज अथवा अन्य चीज पेश करने हेतु समन या अन्य आदेश जारी कर सकेगा कोई न्यायालय, पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, ए और बी दोनों सही हैं, केवल उच्च न्यायालय। तो यहाँ पे आपको लिखा ही है सीआरपीसी का सेक्शन 91 है, इसके अंतर्गत कोई न्यायालय अथवा पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, धारा 91 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के अंतर्गत कोई भी न्यायालय या पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी किसी अन्वेषण के लिए, किसी जांच के लिए, किसी विचारण के लिए या अन्य किसी कार्रवाई के लिए कोई दस्तावेज या किसी वस्तु को पेश किया जाना आवश्यक समझता है तो वह इसके लिए अगर न्यायालय की बात की जाए तो समन जारी करेगा और पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी की बात की जाए तो वह लिखित आदेश जारी करेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। इस रेफरेंस में आंसर आपका सही हो जाएगा ए और बी दोनों। फिर से मैं क्लियर करता हूँ, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का सेक्शन 91 ये कहता है कि कोई भी न्यायालय अथवा पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी किसी अन्वेषण के लिए, किसी जांच के लिए, किसी विचारण के लिए या अन्य किसी कार्रवाई के लिए कोई दस्तावेज या अन्य कोई वस्तु पेश किया जाना आवश्यक या वांछनीय समझता है तो न्यायालय इस रेफरेंस में समन जारी करेगा और पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी लिखित आदेश जारी करेगा। और ये व्यवस्था सीआरपीसी के सेक्शन 91 में दी है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन था कोई भी न्यायालय और बी ऑप्शन था पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी और सी था ए और बी दोनों, तो आप ये टिक करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। तलाशी वारंट जारी किया जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ सीआरपीसी 1973 के सेक्शन सीआरपीसी 1973 यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 93 सेक्शन 93 के तहत जो है तलाशी वारंट जारी किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि ये तलाशी वारंट किस स्थिति में जारी किया जाएगा, ये इम्पोर्टेंट विषय है। यहाँ पे सीआरपीसी की धारा 91 और 92 यानी समन या अपेक्षा द्वारा दस्तावेज पेश नहीं करेगा या हो सकता है पेश ना करे। धारा 91 में है कि समन या पुलिस अधिकारी के आदेश, जो थाने का भार साधक पुलिस अधिकारी होगा उसके आदेश पर या न्यायालय के समन पर वह दस्तावेज पेश नहीं करेगा या ना करे, ऐसी न्यायालय अपेक्षा करता है। अच्छा, इसका सेक्शन 92 जो है इसमें न्यायालय अपेक्षा करता है कि वह दस्तावेज प्रस्तुत करे। यदि इन दोनों स्थितियों में संबंधित दस्तावेज या कोई वस्तु जो है जो कि किसी विचारण या इन्वेस्टिगेशन के लिए आवश्यक है वो पेश नहीं की जाती है तो सेक्शन 93 के तहत तलाशी वारंट जारी किया जाता है। अब ये तलाशी वारंट जो है ये पर्टिकुलर न्यायालय चाहे तो किसी भाग के लिए या किसी स्थान के लिए जारी कर सकता है।
पर्टिकुलर किसी स्थान के लिए या उसके भाग के लिए न्यायालय तलाशी वारंट, सर्च वारंट जारी कर सकता है या निरीक्षण का आदेश दे सकता है। अच्छा, इस संदर्भ में जो वारंट का निष्पादन करने वाला अधिकारी होगा वह उसी स्थान की, जिस स्थान के लिए जारी किया गया है उसी स्थान की तलाशी ले सकेगा या उसी स्थान का निरीक्षण कर सकेगा। तो यहाँ पे सेक्शन 93 के तहत ये तीनों बातें लागू होती हैं। पहला पॉइंट है समन या अपेक्षा द्वारा दस्तावेज पेश नहीं करेगा या हो सकता है पेश न करे। तो 91 में समन और 92 में अपेक्षा द्वारा दस्तावेज पेश नहीं करेगा या हो सकता ना करे। यदि ये फॉलो नहीं होते हैं दोनों, मीन्स 91 और 92 फॉलो नहीं होते हैं, तो जहां न्यायालय यह समझता है कि इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजन की पूर्ति साधारण तलाशी या निरीक्षण से होगी, तो न्यायालय यदि ठीक समझता है तो तलाशी वारंट में किसी विशेष स्थान या उसके किसी भाग को विनिर्दिष्ट कर सकता है। यहाँ पे आपका सही आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। बस इतना ध्यान रखिएगा कि सीआरपीसी की धारा 93 में तलाशी वारंट है और ये तलाशी वारंट न्यायालय कब जारी करेगा, तो जब धारा 91 और 92 के तहत प्रयोजन पूरा नहीं होता है, दस्तावेज संबंधित प्रस्तुत नहीं होते हैं, तो आगे की कार्यवाही के लिए जो है वो धारा 93 का प्रयोग करते हुए सर्च वारंट जारी करता है या निरीक्षण वारंट जारी करता है और इसके तहत जो संबंधित अधिकारी होगा उस स्थान की तलाशी ले सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर और 4 नंबर 2 सवाल ये हैं। तीसरा क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के सेक्शन 100 के अंतर्गत साक्षी यानी गवाह बनने हेतु व्यक्ति होने चाहिए। तो यहाँ आपसे संख्या पूछी जा रही है कि सीआरपीसी की धारा 100 में साक्षी बनने हेतु कितने व्यक्ति होने चाहिए। तो कम से कम 1, कम से कम 5, कम से कम 2, कम से कम 3। यहाँ पे सही आंसर है कम से कम 2 व्यक्ति, न्यूनतम 2 व्यक्ति होने चाहिए। सीआरपीसी की धारा 100 में प्रावधान किया गया है कि कोई तलाशी लेते समय, किसी स्थान की तलाशी लेते समय उस मोहल्ले के किसी अन्य मोहल्ले के, उस मोहल्ले के या किसी अन्य मोहल्ले के कम से कम 2 प्रतिष्ठित और स्वतंत्र व्यक्ति होने चाहिए जिनकी उपस्थिति में तलाशी ली जा सकेगी और इन व्यक्तियों के उस पे हस्ताक्षर होंगे, यानी ये गवाह के तौर पर होंगे। तो यहाँ पे धारा 100 में सीआरपीसी की तलाशी के समय साक्षी बनने हेतु कम से कम 2 व्यक्ति आवश्यक हैं जो कि प्रतिष्ठित और स्वतंत्र व्यक्ति होने चाहिए और ये उसी मोहल्ले के हो सकते हैं और या अन्य मोहल्ले के हो सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति। परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति यानी सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। सदाचार का मतलब गुड बिहेवियर, तो सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति है। क्या अध्याय 5 में, क्या अध्याय 6 में, क्या अध्याय 8 में, क्या अध्याय 9 में, यानी सीआरपीसी के किस अध्याय में है। तो आपका सही आंसर है अध्याय 8 है। अध्याय 8 में परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति यानी सिक्योरिटी यानी जमानत की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा सीआरपीसी का अध्याय 8 जो है इसका सेक्शन 106 से लेकर के सेक्शन 124 तक, यानी धारा 106 से लेकर के धारा 124 तक परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति के संबंध में प्रावधान करता है। और इस तरह से जो टोटल सेक्शन हैं वो 19 धाराएं हैं, यानी 19 धाराओं के अंतर्गत अध्याय 8 में 106 से 124 तक परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति के संबंध में प्रावधान किया गया है। अच्छा, ये अध्याय जो 9 है इसमें प्रतिपूर्ति है, जिसमें आप ये समझ लीजिए कंपल्सेशन टाइप का
जैसे माता पिता पत्नी का भरण पोषण से संबंधित है या अवयस्क बच्चों के संबंध में। इसका अध्याय 6 जो है, अध्याय 5 में तो किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से संबंधित है, और अध्याय 6 जो है ये किसी व्यक्ति को समन द्वारा, वारंट द्वारा, यानी एक ऐसा आदेश जिसके द्वारा उपस्थित होने के लिए न्यायालय में उसे विवश किया जा सके। तो अध्याय 6, अध्याय 5, 8 और 9, इसमें आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो अध्याय 8 होगा, जो सी में मेंशन है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर और 6 नंबर। 5 नंबर जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति दे सकता है। ए आंसर है कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बी आंसर है राज्य सरकार, सी आंसर है उच्च न्यायालय, और डी आंसर है सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। यहाँ पे इसका सही आंसर है डी, सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। डी आंसर होगा। दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए, यानी सीआरपीसी का जो सेक्शन 106 है, सीआरपीसी की धारा 106 के तहत दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग का जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो अधिकतम 3 साल के लिए, मतलब 3 वर्ष से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं होगी, अधिकतम 3 वर्ष के लिए प्रतिभूति ले सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अधिकतम 3 वर्ष के लिए प्रतिभूति ले सकता है। तो ये आपका सही आंसर डी हो जाएगा। सीआरपीसी का सेक्शन 106 में ये प्रावधान किया गया है कि सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट दोष सिद्धि पर, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध अपराध सिद्ध किया जा चुका है, तो दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिभूति ले सकता है। अगला सवाल है, किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति देने में असफल रहने के लिए कारावास हो सकेगा। किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति देने में यदि असफल रहता है तो उसके कारण कारावास हो सकेगा 3 माह तक, 3 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, 1 वर्ष तक। इसका सही आंसर है मैक्सिमम 3 वर्ष तक। यदि कोई व्यक्ति प्रतिभूति देने में, सिक्योरिटी देने में असफल रहता है तो उसके कारण जो कारावास होता है वो 3 वर्ष तक का हो सकता है। यहाँ पे जो सीआरपीसी का सेक्शन है, सीआरपीसी का सेक्शन 122 है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 122, इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिभूति देने में असफल रहता है तो इसके कारण उसे 3 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है। अब ये कारावास देखिए, जो सेक्शन 108 है, सेक्शन 108 में संज्ञेय अपराध के संबंध में प्रतिभूति है। यहाँ पे कारावास जो होगा वो सादे प्रकार का होगा, सादा कारावास होगा। यदि सेक्शन 108 के तहत प्रतिभूति है तो यहाँ पे सादा कारावास होगा। बट अगर 109 और 110 का मैटर है जिसमें राजद्रोह से संबंधित बातों का प्रचार प्रसार करना, और 110 में है अभ्यस्त अपराधी, यानी अभ्यस्त अपराधी जो क्राइम बार बार करता है, अभ्यस्त अपराधी, उसके संबंध में प्रतिभूति से संबंधित है, तो यहाँ पे सादा या कठोर प्रकार का कारावास हो सकता है। सादा या कठिन प्रकार का या कठोर कारावास हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति देने में यदि असफल रहने के कारण कारावास होगा तो उसकी मैक्सिमम अवधि क्या होगी। तो आप आंसर टिक करेंगे कि मैक्सिमम अवधि 3 वर्ष हो सकती है। अब इसमें 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 3 माह कुछ भी हो सकती है, बट मैक्सिमम जो होगी अवधि वो 3 वर्ष होगी, और ये प्रावधान सेक्शन 122 में किया गया है। अगर 108 की प्रतिभूति है तो सादा कारावास, 109 और 110 की है तो सादा और कठिन दोनों प्रकृति का कारावास हो सकता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर और 8 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है, भरण पोषण नहीं दिया जा सकेगा। पत्नी जो तलाक ले चुकी है, पत्नी जो पारस्परिक सम्मति से पृथक रह रही है, अवयस्क संतान जो कि अवैध है, उपयुक्त सभी। भरण पोषण नहीं दिया जा सकेगा। इसका सही आंसर है पत्नी
जो पारस्परिक सम्मति से पृथक रह रही है, यह भरण पोषण की हकदार नहीं होगी। आप यहाँ देखिए, सीआरपीसी का सेक्शन 125 की उपधारा 4 यानी सीआरपीसी का सेक्शन 125 सब सेक्शन 4 ये प्रावधान करता है कि यदि कोई स्त्री जारता में रह रही है यानी विवाहित होते हुए पर पुरुष से उसके संबंध हैं, यदि कोई स्त्री जारता में रह रही है, सेक्शन आईपीसी का 497 जार कर्म, यानी कोई ऐसी स्त्री जो विवाहित है, वह किसी अन्य पुरुष के साथ अपने पति के मौनकुलता में या सम्मति के बिना किसी अन्य पुरुष से संबंध रखती है, उसे जार कर्म कहा जाएगा। तो पत्नी जो जारता में रह रही है या बिना पर्याप्त कारण के अपने पति से अलग रह रही है या पारस्परिक सम्मति से पृथक रह रही है, यानी दोनों की सहमति है और उस सहमति के आधार पर वो पृथक अलग रह रही है, वो सीआरपीसी के सेक्शन 125(4) के तहत भरण पोषण की हकदार नहीं होगी। आपका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर इसी सेक्शन से जुड़ा हुआ है, बस यहाँ पे सब सेक्शन 3। तो सीआरपीसी की धारा 125(3) में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक माह के न चुकाए जाने वाले भत्तों के लिए कौन सा भत्ता? भरण पोषण से संबंधित भत्ता। अच्छा, ये भरण पोषण से संबंधित जो भत्ता है ये पत्नी के लिए है, वृद्ध एक ऐसी पत्नी जो अपना जीवन यापन ना कर सके, है ना, एक ऐसी पत्नी जिसके पास कोई जरिया जीवन यापन करने का ना हो, उसके लिए, वृद्ध माता पिता या अवयस्क संतान जो विवाहित हो या न विवाहित हो, वैध हो या अवैध हो, यानी धर्मज हो या अधर्मज हो, वैध से मतलब धर्मज और अधर्मज। अच्छा, एक ऐसी वयस्क संतान जो विकलांग हो, तो इनको यदि कोई व्यक्ति सक्षम है भत्ता देने में तो उसे सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत भत्ता देना होगा। अच्छा, प्रत्येक माह के न चुकाए जाने वाले भत्ते के लिए कितना कारावास दिया जा सकता है? तो यहाँ पे अधिकतम 1 माह तक का कारावास दिया जा सकता है, 1 माह तक, और ये व्यवस्था सीआरपीसी के सेक्शन 125(3) में की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर और 10 नंबर ये आज के लास्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो क्लास में भी मैंने टोटल आपसे 10 क्वेश्चन पे चर्चा किया है। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि कब न्यायालय आदेश द्वारा पत्नी को दिए जाने वाले भत्ते में तब्दीली कर सकता है, मीन्स परिवर्तन कर सकता है। तो ये दोनों प्रश्नों का जो संबंध है वो सीआरपीसी के सेक्शन 127 से, यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973, सीआरपीसी का जो सेक्शन 127 है, इसी से इन दोनों प्रश्नों का संबंध है। पहली चीज, कोई स्त्री जो सेक्शन 125 के तहत विवाह विच्छेद के पश्चात यानी तलाक के पश्चात भत्ता प्राप्त कर रही है, तो अगर उसकी परिस्थिति बदल जाती है, उसकी स्थिति बदल जाती है, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, तो मिलने वाला भत्ता उसमें तब्दीली न्यायालय द्वारा की जा सकती है। ये परिस्थिति कौन सी है? देखिए, कब न्यायालय आदेश द्वारा पत्नी को दिए जाने वाले भत्ते में तब्दीली कर सकता है? पत्नी का पिता भरण पोषण देने में समर्थ हो गया हो? नहीं। पत्नी के भाई का व्यवसाय चलने लगा हो? नहीं। पत्नी की सरकारी नौकरी लग गई हो? इसका सही आंसर ये है कि यदि विवाह विच्छेद पश्चात कोई पत्नी धारा 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण भत्ता ले रही है और इस दरमियान यदि उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है, तो न्यायालय मिलने वाले भत्ते में तब्दीली कर सकता है या उसे समाप्त कर सकता है। अगला सवाल है, यदि कोई स्त्री जिसका तलाक हो चुका है भरण पोषण उस पति से पा रही हो,
दूसरा विवाह कर लेती है तब विवाह के दिन से, ठीक है, यदि एक ऐसी स्त्री जिसका तलाक हो चुका है और वो सेक्शन 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण भत्ता ले रही है, वह स्त्री दूसरा विवाह कर लेती है, तब विवाह के दिन से या तारीख से भरण पोषण आधा पूर्व पति देगा, आधा पश्चात वाला पति देगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत आंसर है। पूर्व वाले पति से उसका बाद वाला पति राशि लेगा, बिल्कुल गलत है। विवाह की तारीख से यानी पुनर्विवाह की तारीख से मिलने वाले भरण पोषण की राशि बंद हो जाएगी। इसका सही आंसर सी होगा कि विवाह की तारीख से, पुनर्विवाह की तारीख से दूसरा विवाह कर लेती है तो दूसरे विवाह की जो तिथि होगी उस तिथि से मिलने वाली भरण पोषण की राशि बंद हो जाएगी। तो इसका सही आंसर सी होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इस पे विचार करिएगा। अब इसके छठे क्लास में आपसे मुलाकात होती, तब तक के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।